जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर से हम लोग मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज बनाई थी आप लोगों के लिए। एग्जाम आप लोगों के चल रहे हैं, 2-3 दिन के बाद आपका मैकेनिक्स का पेपर है। संभव जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। 2 यूनिट के तो कम से कम मिलेंगे, 4 यूनिट होते हैं आपके। कम से कम 2 यूनिट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूनिट के भी आपको मिल सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं डिटेल से डिटेल, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी पढ़ा दिया, बस हो गया और चल दिए। इस तरीके से मेरी आदत नहीं है। मुझे एकदम डिटेल पढ़ाने के बाद ही सुकून मिलता है। इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया, 1-2 दिन टाइम हो गया आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने के लिए। आज के लेक्चर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस को। देखिए, डेफिनेशंस आपके दिमाग में रहेगी ना तो ये आप थ्योरी पेपर्स को कर पाएंगे। मैकेनिक्स में आपको स्टैटिक्स को पढ़ना है, डायनेमिक्स को पढ़ना है, मैकेनिक्स को पढ़ना है, बहुत सारी टर्म्स को पढ़ना है। इसमें आपका फिजिक्स भी आ जाता है, मैथ्स भी आ जाता है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन है। ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है। इसके बाद आज के लेक्चर में मैं मैक्सिमम ऐसी हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करेगी एक बड़ा एम्पायर तैयार करने के लिए, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई, मैटर क्या है? पहली डेफिनेशन है, कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो अपने बहुत काम की है। तो उसमें से पहली है मैटर। मैटर यानी क्या? एक ऐसा पदार्थ या ऐसी वस्तु जिसको कोई स्पेस चाहिए, जिसने कोई जगह घेरी हो। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जिसने कोई एक स्पेस यानी जगह को घेर के रखा हुआ है। कोई ना कोई जगह रखती है। अगर अपन ने बाल्टी रखे तो बाल्टी को रखने के लिए एक जगह चाहिए। पेन है तो पेन को रखने के लिए एक जगह चाहिए। तो दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में अपने पास मैटर ही तो मैटर है। मैटर यानी कि ऐसी चीज जिसने कोई जगह को घेरा हुआ हो, जिसके कारण कोई एक जगह ऑक्यूपाई हो चुकी हो। ठीक है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। बॉडी, बॉडी क्या है? मैटर का ही प्रकार है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है, फाइनाइट स्पेस। एक मैटर जो है जो फाइनाइट स्पेस को, यानी कि कुछ थोड़ी सी जगह को जो घेरता है, फाइनाइट स्पेस को। यहाँ पे हम लोगों ने फाइनाइट का मतलब क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैटर यानी वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो मैटर की डेफिनेशन में फाइनाइट नहीं आता है, लेकिन बॉडी के डेफिनेशन में फाइनाइट शब्द आ जाता है। तो बॉडी कितनी भी बड़ी हो, उसकी एक लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बोला अ बॉडी इज अ पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर की एक ऐसी पोजिशन है जिसे हम बॉडी कहेंगे, ऐसी पोजिशन है जो ऑक्यूपाई कर रही है। ऑक्यूपाई मतलब घेर रखा है, या फिर उसको चाहिए, उतनी जगह चाहिए। ऑक्यूपाई अ फाइनाइट स्पेस, लिमिटेड जगह, कोई ना कोई जगह चाहिए। ठीक है, अगर पत्थर है अपने पास, ठीक है, एक पत्थर है, बहुत बड़ी चट्टान है भैया। ठीक है, तो मान के चलो इधर 5 किलोमीटर फैली है, इधर 5 किलोमीटर फैली है, ऊपर 2 किलोमीटर तक गई है, जमीन के नीचे में 2 किलोमीटर तक गई है। तो एक ना एक चट्टान है ना, एक बॉडी है वो, है ना। तो उसका कोई ना कोई लिमिटेड साइज है भैया। इधर 5-5 यानी 10 किलोमीटर का पहाड़ है, चट्टान है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझेंगे, बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन होती है जो अपन को पता है, बस अपन को दिमाग में याद नहीं आती है। अपन ने बचपन में बहुत बार पढ़ी हुई है। ठीक है, इट इज दस लिमिटेड इन द लेंथ। देखो, लेंथ में लिमिटेड रहेगी, ब्रेथ उसका लिमिटेड रहेगा, थिकनेस उसमें लिमिटेड रहेगी, ये सारी चीजें होंगी। तो आप दिमाग में आइडिया लगा पा रहे कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी बॉडी। पार्टिकल क्या होता है? अब पार्टिकल इज अ बॉडी। देखो, एक पार्टिकल एक बॉडी है। देखो, पार्टिकल यानी छोटा से छोटा हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? तो यहाँ पे लिखा है अ पार्टिकल इज अ बॉडी, एक प्रकार की बॉडी ही है, ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल डायमेंशन, यानी उसकी जो डायमेंशन है इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इसलिए वहां पे नाम लिख दिया इनफाइनाइटली। ठीक है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली की जगह हम सो स्मॉल भी लिख सकते थे, सो स्मॉल डायमेंशन। ठीक है, इस तरीके से इट इज देयर फोर अ मैथमेटिकल पॉइंट एंडो विथ मास, यानी कि एक अपन ने यहाँ पे लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये आपका ये जो पॉइंट है, ये पार्टिकल है भाई। और ये पॉइंट, ये जो पार्टिकल है, इसका कोई ना कोई वजन होगा, मास जरूर होगा। ये हो गया भाई आपका पार्टिकल। तो यहाँ पे और दूसरे प्रकार से भी यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। क्या है? देखो, अ पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर। पोर्शन ऑफ मैटर यानी मैटर का एक ऐसा टुकड़ा, एक पोर्शन, इतना सा पोर्शन जरूर है, विच इज इनडिफाइनाइटली स्मॉल, जो कि बहुत छोटा है। इनडिफाइनाइटली बहुत छोटा है, स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत छोटा है पार्टिकल। ठीक है, और विच इज, और या तो और which is so small that the distance between its different parts may be neglected। कहने का मतलब क्या है? ये इतना छोटा है भाई, इतना छोटा है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, कि इनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इतना छोटा है। ये तो अपन ने बहुत दूर बना दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट है और इसके बाजू में एक पॉइंट है, इसका जो इतना डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस को आप निग्लेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एक आप हो, आपके पास कोई इतने नजदीक आ गया, इतने नजदीक आ गया, है ना, डिस्टेंस ही नहीं रहा भैया कुछ, है ना, सब मेल मिलाप हो गया, दो जिसमें एक जान हो गई। तो वो है भाई, क्या है अपने पास? वो है भाई पार्टिकल, रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? देखो, रिजिड का मतलब होता है स्थिरता, कठोरता,
स्थिर बॉडी। तो स्थिर बॉडी मतलब स्थिर जगह पे। अब बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, एक बॉडी है उसको हम रिजिड यानी कि स्थिर कहेंगे। कब कहेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स पार्टिकल रिमेन्स इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब है डज नॉट चेंज। मान के चलो एक बॉडी है, ठीक है। बॉडी क्या होती है भाई? पार्टिकल से बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बताया बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ मैटर। पोर्शन ऑफ मैटर यानी कि यहाँ पे देखो पोर्शन ऑफ मैटर, पार्टिकल इज अ बॉडी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोई बॉडी है, ये पार्टिकल्स है। बॉडी के जो पार्टिकल्स है भाई, पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स है। पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पार्टिकल, ठीक है। अब एक बॉडी को हम स्थिर या रिजिड तभी कहेंगे जब उसके दो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है भाई वो इनवेरिएबल हो। इनवेरिएबल का मतलब है जो डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं हो रहा है, स्थिर रह रहा है। डज नॉट चेंज, स्थिर नहीं रह रहा है वो डिस्टेंस, नो मैटर व्हाट फोर्स एक्ट अपॉन इट। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि उस पर क्या फोर्स पड़ रहा है और कितना बड़ा फोर्स पड़ रहा है और कैसे पड़ रहा है। कोई भी फोर्स पड़ रहा है लेकिन पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो अपने जगह से टसमस नहीं हो रहा है, और दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्थिर है, डज नॉट चेंज, तब हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। लेकिन अ परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो नेचर में कोई परफेक्टली स्थिर बॉडी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं होती अपने इसमें देख लो पृथ्वी में ऐसा कोई कंकड़, ऐसा कोई पृथ्वी में जीव जंतु नहीं है जो हिलता ना हो, ठीक है। तो जो परफेक्टली स्थिर यानी स्थिरता से पड़ी हुई है, करोड़ों साल से कोई अगर पत्थर पड़ा हुआ है जमीन में तो कहीं ना कहीं टेक्टोनिक मूवमेंट के वजह से, कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर की मूवमेंट के वजह से, फोर्स के वजह से वो हिलता जरूर है, डिस्प्लेसमेंट होती रहती है। तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है या स्थिर बॉडी है ही नहीं नेचर में जो पूरी तरीके से कठोरता यानी कि स्थिरपना को बांध के रख सके, यानी कि कोई ऐसी स्थिर बॉडी है ही नहीं। क्वांटिटी कैसे कहते हैं? क्वांटिटी, एक क्लास में, अपनी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो वो हो गई क्वांटिटी। अपने पास 100 रुपए है तो हो गए 10-10 रुपए के हिसाब से क्वांटिटी। अगर आपके पास चिल्लर है आपके पास 1-1 रुपए की, है ना, और 10,000 सिक्के, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है भाई? मैथमेटिकल रूप में हम लोग उसको जानते हैं एनीथिंग ऑन विच ठीक है, एनीथिंग ऑन विच फंडामेंटल ऑपरेशन, एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज जिस पे मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं, कैन बी परफॉर्म किए जाते हैं, इज कॉल्ड अ क्वांटिटी, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अपने क्लास में 100 बच्चे हैं, क्वांटिटी हो गई। तो यानी कि मास तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, तो मास यानी एक क्वांटिटी है, बढ़ते बढ़ते जा सकता है। टाइम क्वांटिटी है भाई, 60 सेकंड, 60 मिनट, 60 घंटे, है ना। फोर्स, एक फोर्स लगेगा, 2 फोर्स लगेंगे, 10 फोर्स लगेंगे, 1000 फोर्स लगेंगे, तो ये सारी चीज क्या होती है? क्वांटिटी होती है। अब क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग और इस तरीके से 5-6 डेफिनेशन और लेंगे। तो आज के लेक्चर का उद्देश्य यही है कि आपको डेफिनेशन आपके दिमाग में डाल देना, ताकि आपको आगे के एग्जाम्पल मैकेनिक्स को समझने में आसानी जाए, आप बहुत आसानी से समझ पाए, ठीक है। भले मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं कम वीडियो बनाऊं लेकिन परफेक्ट बनाऊं, ठीक है। मैं घाई नहीं करता हूँ किसी भी काम पे। तो आपको भी क्या करना है कि पढ़ते समय घाई नहीं करना है। भले आप 4 में से 2 यूनिट करो, 3 यूनिट करो, लेकिन इतने परफेक्ट करो जिस दिन आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना तो उसमें से आधा नंबर भी नहीं कटने को होना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं डेफिनेशन मिटाता हूँ, नए डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों अभी अपन ने कुछ और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे आप सभी को समझाना है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज क्या है। देखो क्वांटिटी तो 2 प्रकार की होती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? पहली होती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या, स्केलर क्वांटिटी यानी क्या, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में समझते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, 2 तरीके की क्वांटिटी होती है। उसके आगे क्वांटिटीज विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब एक लेंथ हो, ठीक है, डिस्टेंस हो। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ हो, डिस्टेंस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि ठीक है टाइम, ठीक है, टाइम अपने पास है, ठीक है, यानी कि 60 सेकंड, यानी कि अपने पास एक इंटरवल दिया है, ठीक है। मास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? अपने पास स्केलर हो जाएंगी। क्वांटिटी विच पजेस बोथ मैग्नीट्यूड, लेंथ है, ठीक है, इंटरवल है अपने पास, मैग्नीट्यूड है, एज वेल एज डायरेक्शन,
पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में अपने पास जो भी डायरेक्शन दी रहेगी, गिवन वॉट एवर इट में बी, आर कॉल्ड, अगर अपने पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, फोर्स यानी जिस भी हम डायरेक्शन में लगाए, यदि ये पेन है, पेन को मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ तो वो इस तरीके से डायरेक्शन में जाएगा, अगर पेन ऐसा खड़ा है मैं यहाँ पे मार रहा हूँ तो इस तरीके से डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। तो अपने पास फोर्स है, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्वियसली फोर्स यानी वेलोसिटी लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है अपने पास, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स के बारे में बात करेंगे, अब यहाँ से अपना मेन डेफिनेशन चालू होती है। इसमें मैं आपको और भी बहुत सारी इसके बाद और डेफिनेशन आज के लेक्चर में पूरी की पूरी डेफिनेशन लेने वाला हूँ, बेसिक 8-10-15 जितनी भी डेफिनेशन है। फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस के बाद और या तो जो कि चेंज कर रहा है, या तो टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो जो स्टेट यानी रेस्ट पोजीशन पे कोई पार्टिकल है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। टेंड्स टू यानी कि उसमें लगा हुआ है, उस सामने वाले को जो रेस्ट कंडीशन है उसको चेंज करने में लगा हुआ है ना। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, या तो देखो चेंज कर रहा है किसको, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन को, स्थिरता को वो चेंज कर रहा है। इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। समझ लेंगे फोर्स यानी क्या। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं यानी ताकत अप्लाई करते हैं, अगर मैं किसी को फाइट मार रहा हूँ, है ना, तो ताकत अप्लाई हो रही है, वो शायद 1 फुट पीछे सरक जाए या उसको थोड़ा सा, है ना, वो लग जाए, आजू बाजू हो जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, समझा करो, ठीक है, समझने पे प्रयत्न मारो, ये नहीं कि मैं सच में मारने चले जाऊँगा, नहीं मार दो बाबा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो फोर्स अप्लाई करने के साथ क्या होगा, एक चीज़ होगी कि जिस भी चीज़ को हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये मैं पेन को इस तरीके से ऊपर मैंने ढकेल दिया तो फोर्स अप्लाई हो रहा, तो इसकी जो है ना पोजीशन यहाँ से बदल के यहाँ पे आ गई थी, तो पोजीशन चेंज हो जाए सामने वाले बॉडी की, पार्टिकल की, है ना, जिसकी भी पोजीशन है वो चेंज हो जाए। किसी भी चीज़ को आप धक्का मार दें, पार्टी का पोजीशन चेंज हो जाए, उसे को हम लोग फोर्स कहते हैं। लेकिन फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती है, ठीक है। अब लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, हम बैट बॉल खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन होती है, हम जिस डायरेक्शन में बॉल को मारेंगे वो उसी डायरेक्शन में जाता है। ऐसा नहीं कि आपने बॉल डायरेक्शन ये थी और बॉल इधर गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हो जाता है एक आधी बार ऐसा, ठीक है, कि जब कट कुट लग जाए तो वो फिर वो मैकेनिक्स अलग है, फिजिक्स अलग है, फिर कभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अ फोर्स इज कंप्लीटली नोन, ए फोर्स है जिसको हम कंप्लीटली नोन यानी कि कंप्लीट फोर्स कब कहेंगे, फोर्स पूरी तरीके से कब हम लोग जान पाएंगे फोर्स को, जब या तो देखो व्हेन उसका जो मैग्नीट्यूड है, पहली बात तो वो अपने पास हो। ये अपन को पता है फोर्स में 3 ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे एप्लीकेशन हुआ यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लगा, वो पहली चीज मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज उसका डायरेक्शन, तीसरी चीज वो शुरुआती पॉइंट जहां पे फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है ना, इज स्पेसिफाइड, ये अपन को स्पेसिफाई होगा। दस वी कंप्लीटली रिप्रेजेंट अ फोर्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ ये सारी चीजें। देखो मैग्नीट्यूड यानी कि ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये जो ए पॉइंट है भाई, ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, POA, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस ए पॉइंट पे फोर्स लगा, धक्का दे दिया अपन ने, ये ए पॉइंट यहां तक खसक गया, नाम दे दिया उसको बी पॉइंट। तो ए से बी का जो डिस्टेंस हो गया भाई, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। जितने दूर खसका, जितने दूर गया फोर्स लगाने के बाद, ये हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन ये इस लाइन, इस डायरेक्शन में था, इसलिए ये इसे एल यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है, नीचे से मारते साले को बुक्का ऊपर जाता तो क्या हो जाता भाई, एक खसक के बी तक आ जाता और ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाती। तो फोर्स लगाने के बाद जो पार्टिकल, जो बॉडी है, जितने दूर तक जा रही है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसकी डायरेक्शन है, और जहां पे लगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि वहां पे अप्लाई हुआ। ये 3 चीज आपको क्लियर हो गई। नाउ दस वी कंप्लीटली रिप्रेजेंट अ फोर्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो एक फोर्स को हम स्ट्रेट लाइन की मदद से समझाते हैं, ए बी नाम की, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ए पॉइंट से हमने ए बी वाली लाइन ड्रॉ कर दी जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, द लेंथ ऑफ लाइन ए बी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं, भेजे में डालना है, पूरा दिमाग लगा के पढ़ो, ठीक है, समझ लो अच्छे से। जो लेंथ है भाई उसको मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है, इतनी जो लेंथ है, यही आपका मैग्नीट्यूड है ऑफ द फोर्स। एंड ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ए बी स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। ऑर्डर मतलब ये इस तरीके से दिया, ए के बाद बी, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। अगर ए के बाद ये मान के चलो ए है, ए के बाद यहाँ पे ये आता बी पॉइंट, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होती। ये ए है, ए के बाद ये आता आपका बी, यहाँ पे अप्लाई होने के बाद, तो ये डायरेक्शन है। ये ए है, इस तरीके से नीचे जाता तो वो डायरेक्शन है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में आपको मैग्नीट्यूड मिल जाए, यानी कि ए पॉइंट पे फोर्स लगाया भाई, बी आपको जो ऑर्डर मिल रहा है, बी कहाँ पे मिल रहा है, तो उसके अनुरूप आपके डायरेक्शन हो। आपने बॉल को मारा बैट से, तो बॉल गया, ठीक है, तो जब आप मार रहे हैं वो आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब आपने उसको मारा, जितने दूर तक गया वो मैग्नीट्यूड। किस दिशा में गया, पूरे के पूरे ग्राउंड में बराबर, जो भी दिशा गई वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो ये है भैया अपना फोर्स। समझ में आया सभी को? तो फोर्स की डेफिनेशन हो गई अपनी। अब बहुत सारी और भी डेफिनेशन लेना है मुझे, मिटाता हूँ, बने रहेंगे वीडियो में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे मैकेनिक्स। देखो सबसे पहली बात तो अपन ने डेफिनेशन तो स्टार्ट कर दी, तो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन ही नहीं समझी, तो यहाँ पे मैं आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए मैकेनिक्स में हम लोग दो तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, डायनेमिक्स को पढ़ेंगे, लास्ट में लैग्रांजेस वगैरह जो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है अपने पास, यहाँ पे डेफिनेशन अपन ने लिखी है। क्या है भाई, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की यानी कि विज्ञान की वो ऐसी शाखा है, ऐसा अपने पास ब्रांच है, यानी कि ऐसा उसका समझ लीजिए बच्चा है ये मैकेनिक्स साइंस का। साइंस की वो ब्रांच है जो डील कर रही है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन और एट द रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। ठीक है, जहाँ पे हम स्टडी करते भाई, पढ़ाई करते किसकी, कोई भी बॉडी हो, ठीक है, या तो वो मोशन में हो या तो वो स्थिर अवस्था में हो, एट रेस्ट अंडर द अफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो अपनी जगह पर स्थिर है। ये दो के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि समझ लो आप स्टैटिक और डायनामिक को पढ़ते हैं। तो स्टैटिक क्या है भाई, स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब देखो मैकेनिक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है, ये ध्यान में रखना। मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है भाई, साइंस की ब्रांच है। और ये जो स्टैटिक्स है, ये जो स्टैटिक्स है, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो है, पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। तो अब हम स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। स्टडी क्या है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक वो ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, इस मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम इन विच डील विद द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट, ये ध्यान में रखेंगे, अंडर द अफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी स्थिर अवस्था में रहती है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। बताऊंगा मैं यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेस्ट कंडीशन को, अंडर द इफेक्ट ऑफ सम फोर्सेस इज कॉल्ड एज द बॉडी में बी अ पार्टिकल। फिर चाहे वो बॉडी पार्टिकल हो या रिजिड बॉडी हो, कैसी भी बॉडी हो, ठीक है, उसे हम लोग स्टैटिक कहेंगे। अब स्टैटिक भी दो तरीके से डिवाइड होता है। कैसे, अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे तो स्टैटिक ऑफ पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आएंगे, पार्टिकल के आएंगे, बॉडी के आएंगे, जनरली 90% तो बॉडी के आते हैं। तो स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दो तरीके के स्टैटिक्स है। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स में हम लोग मोशन को पढ़ते हैं। डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच, ये एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जहाँ पे इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ अ बॉडी इन अ मोशन, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डायनामिक्स में जहाँ पे मोशन हो रही है, ठीक है, गेंद फेंका अपन ने, गेंद जा रही है, मोशन हो रही है, बराबर मोशन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना। अब गेंद रखा हुआ है एक जगह पे, बॉल रखा हुआ है, तो क्या है, रेस्ट पोजिशन है, स्टडी मोशन है। ठीक है, एक जगह पे रुका हुआ है तो रेस्ट, जहाँ पे रेस्ट कंडीशन की बात आएगी मैं स्टैटिक्स में। अपन ने यहाँ पे मैकेनिक्स में पहला जो यूनिट पढ़ेंगे वो स्टैटिक का होगा, और दूसरा यूनिट भी स्टैटिक का होगा, जिसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, कैटेनरी वगैरह। जो तीसरा यूनिट होगा जो आप लोगों का नई बुक के हिसाब से,
वो होगा आप लोगों का डायनेमिक्स का, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पार्टिकल्स के एग्जांपल्स को डील करेंगे। जहाँ पे हम टेंजेंशियल, रेडिशियल, बहुत सारे एक्सेलरेशन आते हैं, वहाँ पे हम डायनेमिक्स को डील करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। अब डायनेमिक्स के भी दो प्रकार है। पहला डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल, ये भी दो इसमें डिवाइड होता है, और फिर डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब इक्विलिब्रियम क्या है? अब बहुत सारे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ठीक है भैया, एक सिस्टम है अपने पास, ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ से फोर्स लग रहा है, 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 हर एक जगह से फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, पार्टिकल जो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ यानी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 ये आपका हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, ठीक है, F6 हो गया, ये बहुत सारे फोर्स आपने अप्लाई कर दिए, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कीप द बॉडी एट रेस्ट, फिर भी बॉडी एक स्थिर अवस्था में ही है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़कियों को प्यार हो गया, लड़का है 40 किलो का, लड़की है जो भाई 90 किलो की है, हथनी है, ठीक है। तो उसको तो उससे प्यार हो गया, अब वो भाव में लेने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बेचारी टस से मस नहीं हो रही है, जान लगा रहा है, हाड़ मास की दुकान एक हो गई, है ना। तो ये कंडीशन है भैया रेस्ट कंडीशन की, बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। देन द बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसी जो लड़की है भाई, वो हो गई अपनी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गई। और द फोर्सेस आर सेट टू बी इक्विलिब्रियम, या तो वो बेचारा इतना प्यार को उसको उठाने की कोशिश कर रहा है भैया, ठीक है, आ जा मेरी बाहों में, उसको उठा लिया, लेके जाने की कोशिश, उठेगी कैसे भैया, 90 किलो की, तू है 40 किलो का, हाड़ मास की दुकान, ठीक है, तो उठेगी नहीं। बहुत फोर्स अप्लाई किया उसने, उसको हिलाने का बहुत फोर्स अप्लाई किया, ताकत, ठीक है, मर गया बेचारा। तो ये उसके जो फोर्सेस है कोई काम के रहेगा नहीं, तो फोर्सेस भी भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए, ठीक है। तो बॉडी और फोर्सेस दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहेगी जब मूवमेंट नहीं होगी बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद भी। 10 फोर्स अप्लाई कर दो, 10 लोगों को बुलाओ, एक चट्टान है उसको उठाने की कोशिश करो जो बहुत बड़ी है, पहाड़ को हिलाने की कोशिश करेंगे 10 आदमी मिलके, तो हिला नहीं पाएंगे ना। तो ये सारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। लेकिन इक्विलिब्रियम में एक और चीज़ होती है, हाँ ऐसा जरूर होता है, ठीक है। अब वो अकेला उठा रहा था, उसने 2-4 दोस्त भाइयों को बुला लिया, भैया मेरी वाली को थोड़ा सा उठाने में मदद करो, है ना। तो फिर क्या होगा, उसके दोस्त भाई भी आ गए, बेचारा चल ठीक है ले तेरे को दे देते हैं तेरे हाथों में, ठीक है। तो इफ अ बॉडी इज जस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ मूविंग, अब थोड़ी सी हिल गई बेचारी, आ गई उसकी बाहों में, कैसे तैसे 10-20 लोगों ने मिलकर डाल दिया उसको। इफ अ बॉडी इज जस्ट, यानी थोड़ी सी हलचल हुई, 10-20 लोग लगे पड़े एक चीज को हिलाने के लिए, थोड़ी सी हलचल हुई, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, इफ अ बॉडी इज जस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ मूविंग, थोड़ी सी भैया मूवमेंट में उसमें हलचल आएगी, जस्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ मूविंग, थोड़ा सा एक पॉइंट बिंदु मात्र से वो हिलने वाली है, मूवमेंट होने वाला है। अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लगाने के बाद, बहुत सारे फोर्सेस लगाने के बाद भाई थोड़ी सी हलचल होगी, मूवमेंट होगा, मूविंग होगी, तो देन इट इज सेड टू बी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, उसके हम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आया सभी को? तो ये कुछ डेफिनेशन है भाई जो अपन ने यहाँ पे पढ़े, और भी ऐसा नहीं कि डेफिनेशन खत्म हो गई, एक दो और डेफिनेशन है। ये पूरी डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई ना, तो फिर आप स्टैटिक्स, डायनामिक्स, पूरा मैकेनिक्स को समझ पाएंगे। देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना बेसिक आपको ध्यान में रहना चाहिए। बेसिक ही नहीं आता, लगे पड़े पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे से कभी पेपर्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। पेपर क्लियर करने के लिए कंसेप्ट चाहिए, और एक किसी बंदे के कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ग्रेजुएशन क्या चीज़ है, बीएससी, एमएससी, यूपीएससी, आईआईटी, जेएम, दुनिया की हर एग्ज़ाम को पास करना आसान है। बात होती है, खेल होता है कंसेप्ट का। अगली और भी कुछ डेफिनेशन से देखते हैं हम लोग यहाँ। दोस्तों यहाँ पे और भी अपन ने डेफिनेशन लिख ली है। मास, मास क्या होता है अभी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो मैटर यानी एक बॉडी है जो मैटर से बनी हुई है, ठीक है, पूरे मैटर से बनी हुई बॉडी है, उसका कोई वजन तो होगा। क्वांटिटी यानी कि बहुत सारे मैटर से मिलके बनी हुई है ना, तो क्वांटिटी है। तो जहाँ पे क्वांटिटी आता है वहाँ वजन आता है। 1 किलो चना आपने खरीद के लाए, क्वांटिटी है, चने बहुत सारे उसमें, क्वांटिटी। जहाँ पे क्वांटिटी आते हैं वहाँ पे मैटर आता है, मैटर यानी कि वजन, बॉडी आती है, बॉडी यानी कि फिर क्या आता है, वजन, मास आता है, ठीक है। तो इसे हम लोग मास कहेंगे, ठीक है। मास ऑफ द मास, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। वेट, वेट यानी क्या होता है, अपना वेट, अपना, तो ठीक है, एक्चुअली मास है। मास अपन वेट कब बोलेंगे, जब हम पृथ्वी पे खड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन को नीचे खींच रहा है, तब वो क्या हो जाता है, मास को जब अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स खींचे तो वो वजन बन जाता है, ठीक है। द वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज द फोर्स, इज द फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट
वन बॉडी टुवार्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अर्थ जो अपने तरफ किसी भी बॉडी को खींचती है उसे हम वजन कहते हैं, और वजन को हम लोग मास, यानी मास तो है जी फॉर, ठीक है, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी, W इक्वल टू mg। नाउ एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है? देखो एक्शन और रिएक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। एक ने एक को मारा तो दूसरे ने भी उसको मारा, एक्शन और रिएक्शन दोनों हो गई, ठीक है, हिसाब बराबर हो गया। इफ द टू बॉडीज, दो बॉडी है अपने पास, आर इन कॉन्टेक्ट विथ अदर, दो बॉडी है, ठीक है, दो दुश्मन एक साथ सामने आ गए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए विथ ईच अदर, देन ईच ऑफ देम विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, दोनों के बीच में हाथापाई हो गई तो दोनों को फोर्स लग रहा है, एक ने एक को घुसा मारा, दूसरे ने दूसरे को घुसा मारा, ठीक है, तो फोर्स लग रहा है ना भाई, फोर्स अप्लाई हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जहाँ पे आप मारेंगे एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे लगेगा, यहाँ शरीर में कहीं ना कहीं तो लगेगा, तो उसे हम फोर्स ऑफ क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहेंगे। तो दो बॉडी ऐसी जो कांटेक्ट में आ रही है एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक बॉडी का फोर्स है, दूसरी बॉडी का फोर्स है, दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, और जिस पॉइंट में कांटेक्ट में आ गए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन, पहले के द्वारा फोर्स लगाया गया है दूसरी बॉडी पे, ठीक है, दूसरे के ऊपर, पहले के द्वारा दूसरे पे लगाया गया है तो एक्शन है। फिर उसी के रिप्लेस में, यानी कि उसके बिहाफ में दूसरे ने भी पहले पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो एक्सर्टेड बाय अ सेकंड ऑन द फर्स्ट, ठीक है, दूसरे ने फर्स्ट के ऊपर फिर से वैसे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया फिर भैया, रिएक्शन हो गया। समझ में आया? तो ये न्यूटन्स बाबू क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बबुआ न्यूटन्स ने भी क्या बोला था मोशन के बारे में, थर्ड लॉ, तीसरा लॉ निकाला था, ठीक है, बस 3 लॉ निकाल के खिसक गया बेचारा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लॉ है अपनी दुनिया को चलाने के लिए, पृथ्वी एग्जिस्ट कर रही है बहुत सारे लॉ पे, एक दो लॉ पे नहीं चल रही है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन के लिए या तो उसके बराबर ही रिएक्शन होगा, या तो एक्शन होगा या उससे अपोजिट एक रिएक्शन होगी, ठीक है, ये अपने न्यूटन्स ने बोला था। एक्चुअली ये तो न्यूटन्स लोग मानते हैं, न्यूटन्स ने बोला था, मैं बोला था भास्कराचार्य हमारे गणितज्ञ है, वरामीर गणितज्ञ है, ब्रह्मगुप्त हमारे गणितज्ञ है, आर्यभट्ट हमारे गणितज्ञ है, इन्होंने क्या हलवा छीला था, इन्होंने तो 2000 साल पहले 3000 साल पहले इतने सारी चीज़ें निकाल ली थी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने यहाँ पे संस्कृत के ऊपर काम किया था, पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र लिखा था, वाग्भट ऋषि ने आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथ लिखे थे, तो बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं, ठीक है, चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी थी, तो ये सारे क्या आए थे, अंग्रेज की औलाद आए 15वीं 16वीं शताब्दी में यहाँ पे भीख मांगने इंडिया में आए, ठीक है, फैक्ट्री लगाना है, बाप का माल समझ के उन्होंने फिर हड़पना चालू कर दिया। तो फिर हुआ क्या, ये अंग्रेज जब गए ना, ये हरामखोरों ने बहुत सारी चीज़ें हमसे चोर के लेके गए, हमारे इतने सारे सिद्धांत हुए। अलाउद्दीन खिलजी हुआ, उसने तो अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर उसने मुगलों के राज में नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, तो 10 लाख से ज़्यादा हमारे ग्रंथ जल के खाक हो गए, जो कि एक समय में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अंग्रेज आए, अंग्रेज हमसे बहुत सारी चीज़ें लूट के लेके गए, तो ये सारे पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे भास्कराचार्य ने बताया था, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब लूट के लेके गए, उधर जाके लिख लिया, छाप हो गया, और पेटेंट की व्यवस्था तो थी नहीं, पेटेंट कर दिया अपने नाम से, कॉपी पेस्ट वाली दुकानें उनकी चलती रहती है, ठीक है, इसका लिया पेटेंट कर दिया अपने नाम से, अपने बाप का माल समझ लिया। तो ये सारी चीज़ें, ये न्यूटन्स और ये बहुत सारे जो यूरोपियन मैथमेटिशियन आपको दिखते हैं, फ्रेंच मैथमेटिशियन, डच मैथमेटिशियन, ये कुछ नहीं, ये इंडिया से, ठीक है, इंडिया से चोरी गई सारी जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे जहाज के माध्यम से, फिर जो रूट होता था ब्रिटेन में हमारी सारी चीज़ें जाती थी, यूरोप में फैल जाती थी, तो मिशनरी यहाँ पे आती थी इंडिया में, और यहाँ से पूरी चीज़ें चोर चोर के लेके गए, ठीक है। तो ये जो मोशन का सिद्धांत है, ये सब हमारे गणितज्ञों ने दिया है, और मैं प्रूफ के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, और मेरे पास बहुत सारी 10-15 हज़ार किताबें हैं मेरे कंप्यूटर में, ठीक है, उसमें से 2-4 हज़ार जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जैसे भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र लिखा था, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में पता है कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे ग्रंथों में छुपे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं फिर कभी आपको बताऊँगा। लेकिन आज के लेक्चर में यहाँ तक आपको डेफिनेशन अगर समझ में आई है तो मैकेनिक्स, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, और यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करो, क्योंकि मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ज्ञान बांटने से जो है वो बढ़ता भी है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।